नहीं पढ़े है तो उस पर आधारित प्रश्न है, तो प्रश्न के समय क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। लेकिन खनिज लवणों की स्थिति ये है, पौधों में कोई भी खनिज लवण टोटल 17 पोषक तत्व की जरूरी है पौधों को। तो किसी एक पोषक तत्व का कोई एक काम नहीं है पौधे के शरीर में। एक ही पोषक तत्व कई तरह के काम करते हैं, लेकिन उनके जो मुख्य काम है और मुख्य काम को टारगेट करके जो अब तक पोषक तत्वों से संबंधित प्रश्न विभिन्न बोर्ड पूछा है, तो उतनी ही बातों को हम दिए हैं यहाँ पर। जैसे कोशिका भित्ति के निर्माण के लिए कौन से पोषक तत्व अनिवार्य आवश्यकता है, तो कैल्शियम है। कैल्शियम है। प्रकाश संश्लेषण के समय जल के अणुओं को तोड़ने के लिए कौन सी विशेष पोषक तत्व की जरूरत है, तो मैग्नीज है। तो इस तरह कुछ विशेष कार्य को ही हम दिए हैं, उल्लिखित किए हैं, लेकिन एक ही पोषक तत्व के कई कार्य हैं पौधे में। तो हम अभी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को पढ़ रहे हैं, और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम एक कोशिकीय जीवों में बड़ी आसान तरीके से विसरण विधि के द्वारा संपन्न हो जाता है। बहुकोशिकीय शरीर में विसरण विधि के द्वारा संपूर्ण ट्रांसपोर्टिंग हो जाए ऐसा संभव नहीं है। इसलिए बहुकोशिकीय जीवों में, पौधे और जंतु में परिवहन के लिए विशेष तंत्र बने होते हैं, सिस्टम बने होते हैं। पौधों में परिवहन के लिए वास्कुलर सिस्टम या वास्कुलर बंडल बने होते हैं, जिसको आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब आइए दोस्तों, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को हम ह्यूमन बॉडी में देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम कैसे होता है। तो ह्यूमन बॉडी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुकोशिकीय है। तो निश्चित तौर पर मानव के शरीर में भी परिवहन के लिए परिवहन तंत्र बने होते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बने होते हैं। और मानव का जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, और वह नाम है आपको क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सिस्टम? तो मानव के शरीर में परिवहन के लिए परिवहन तंत्र बने हुए हैं, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बने हुए हैं। और मानव ही नहीं, जितने भी बहुकोशिकीय सजीव है, चाहे वो पौधा और जंतु हो, सभी में परिवहन के लिए, अर्थात विभिन्न पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बने होते हैं। मानव के शरीर में जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बने हुए हैं, उस ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का नाम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि यह सर्कुलेटरी सिस्टम मानव के शरीर में संपूर्ण परिवहन को संपन्न करता है। तो आप मानव के ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। और यह सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत 3 प्रकार के अंग और ऊतक आते हैं, 3 प्रकार के, जिनमें सबसे प्रमुख भूमिका होती है हमारे हृदय की। किसकी? हृदय की, यानी कि हार्ट की। दूसरी प्रमुख भूमिका होती है किसकी? ब्लड की। किसकी? और तीसरी प्रमुख भूमिका होती है ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स की, हिंदी में इसको रक्त नली कहेंगे, ठीक है, रक्त नली कहेंगे। तो मानव के शरीर में परिवहन के लिए, अर्थात उपयोगी पदार्थ शरीर के समस्त कोशिकाओं में पहुंचाने के लिए और हानिकारक पदार्थ को कोशिका से बाहर निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बना हुआ है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम का। मानव का सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से अंग और ऊतक शामिल है? हार्ट है, ब्लड है, और अर्थात मानव के शरीर में परिवहन की पूरी व्यवस्था यही 3
जिसमें हृदय अंग है, ब्लड उत्तक है, अब ब्लड वेसल्स को भी आप अंग ही कह सकते हैं। यही तीनों पर जिम्मेदारी है सारे परिवहन को संपन्न कराने की। तो अगर हमें मानव के परिवहन तंत्र को समझना है, मानव शरीर में परिवहन की व्यवस्था को समझना है, तो किसको समझना पड़ेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो अगर क्वेश्चन पूछे कि मानव का हृदय किस कार्य से संबंधित है? ट्रांसपोर्टिंग से। ब्लड भी किस कार्य से संबंधित है? और रक्त नली का काम है पूरे शरीर में रक्त को दौड़ाना। चूंकि आप जानते हैं कि मानव में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। जब हम 5वां नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपको बताए थे कि विभिन्न प्रकार के जंतुओं में 2 प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, क्लोज्ड और ओपन। तो मानव और अधिकांश सजीवों में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑर्थोपोडा यानी कीट और मकड़ी में और मोलस्का में ही है। बाकी सब में या तो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है या फिर है तो बंद है। और बंद सर्कुलेटरी सिस्टम की यही पहचान है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की यही पहचान है कि उनके शरीर में रक्त हमेशा किससे होकर बहेगा? रक्त नली। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में बॉडी में जो ब्लड होते हैं वो ब्लड जो है रक्त नली से नहीं बल्कि देह गुहा के माध्यम से शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचते हैं। तो हृदय, मानव का हृदय किस कार्य से संबंधित है? मानव के शरीर में किस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम है? क्लोज्ड। कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? क्लोज्ड। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड किससे होकर बहता है? और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड देह गुहा से होकर बहता है। किससे होकर? देह गुहा। देह गुहा के बारे में बताए थे ना, शरीर के आंतरिक परत और आहार नाल के बीच के खाली जगह को क्या कहते हैं? तो आइए दोस्तों, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम समझना है तो यही तीनों को समझना है। आइए सबसे पहले किसको समझ लेते हैं? हार्ट को। हार्ट यानी कि हृदय, ठीक है, दिल, जो भी आप कह लीजिए, पर्यायवाची है, ठीक है। तो हृदय ये सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे मुख्य भाग है, सबसे मुख्य भाग। और हृदय सर्कुलेटरी सिस्टम का मुख्य भाग है और इसके तरह कोई और अंग नहीं है। और यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हृदय मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। इतना व्यस्त अंग है कि ये हमेशा काम करते रहता है, कभी भी अपना काम नहीं रोकता है। हृदय एकमात्र हमारे शरीर में ऐसा अंग है जो बिना रुके, बिना थके लगातार काम करते रहता है। हृदय के मांसपेशियों में कभी भी लैक्टिक अम्ल का संचय नहीं हो सकता है, अर्थात हृदय के मांसपेशियों में कभी भी दोस्तों थकान नहीं उत्पन्न हो सकती है। थकान से मुक्त एकमात्र मसल्स है जो हमारे हृदय में पाया जाता है। और हृदय एक तो सबसे व्यस्त अंग है, हमेशा काम करने वाला अंग है। और ये ऐसा अंग है यानी कि शिशु का निर्माण जब होता है, यानी कि शिशु की निर्माण प्रक्रिया जब शुरू होती है तो सबसे पहले जो अंग निर्मित होता है वह कौन होता है? हृदय होता है, ठीक है। तो हृदय सबसे पहले निर्मित होने वाला अंग है और यह अंग निर्मित होने के बाद ही काम करना शुरू कर देता है। यानी हृदय शिशु के शरीर में उसी समय काम करना शुरू कर देता है जब वो अपने माँ के गर्भ में पल रहे होते हैं, यानी जन्म से पहले ही काम करना शुरू कर दिया और आजीवन बिना रुके और बिना थके लगातार काम करते रहता है, बिना रुके और बिना थके लगातार काम करते रहता है। इसलिए किसी भी कोई भी व्यक्ति, घायल व्यक्ति जिंदा है या मृत हो गया, उसका सबसे बड़ा पहचान उसका क्या होता है? हृदय।
जब घायल व्यक्ति को लेकर डॉक्टर को संशय होता है कि जिंदा है कि मर गया, तो सबसे पहले डॉक्टर उसके हृदय को चेक करते हैं। अगर हृदय काम कर रहा है तो निश्चित तौर पर वो क्या है, जिंदा है। अगर हृदय काम करना बंद कर दिया तो निश्चित तौर पर वो क्या हो गया, मर गया। अब हृदय क्या काम करता है, उससे पहले इसके संरचना को समझना जरूरी है। बिना हृदय के संरचना को समझे हम इसके कार्यों को नहीं समझ सकते हैं। और हृदय आपको पता ही है किस मसल से बना हुआ है, कार्डियक मसल से बना हुआ है। हृदय किस मसल से बना हुआ है, कार्डियक मसल से बना हुआ। ये ऐसा मसल्स है जो केवल हृदय में पाया जाता है, हृदय का अतिरिक्त और कहीं नहीं पाया जाता। और इस मांसपेशी की खासियत है कि इसमें कभी थकान नहीं उत्पन्न हो सकता है, इसलिए हृदय बिना रुके थके लगातार काम करते रहता। अब हृदय कहाँ स्थित है दोस्तों, तो हमारे शरीर को आप हृदय कहाँ स्थित रहता है, तो हृदय पहले शरीर की जो स्थिति है, शरीर के बीचों बीच एक मांसल भाग पाया जाता है। शरीर के बीचों बीच एक मांसल पार्ट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं, डायफ्राम कोई हड्डी नहीं है बल्कि मांसल भाग है। और इसका काम है कि डायफ्राम के ऊपर आपका क्या हो गया, छाती, और डायफ्राम के नीचे आपका क्या हो गया, पेट। यानी कि डायफ्राम शरीर को दो हिस्सों में बांटता है। डायफ्राम के ऊपर वाला हिस्सा छाती और नीचे वाला हिस्सा पेट। छाती वाले हिस्से को थोरेसिस कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, थोरेसिस कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, थोरेसिस कैविटी कहते हैं, यानी हिंदी में कहते हैं वक्ष गुहा। क्या कहते हैं, डायफ्राम के ऊपर वाले हिस्से यानी जिसको हम छाती कहते हैं उसे हम थोरेसिस कैविटी या वक्ष गुहा कहते हैं। और पेट वाले भाग को अर्थात डायफ्राम के नीचे वाले भाग को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, उदर गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हमारे शरीर को दो भागों में बांटने का काम कौन करता है, डायफ्राम एक मांसल भाग है। कैसा भाग है, अर्थात ये मांसपेशियों का बना हुआ, ये कोई हड्डी नहीं है। डायफ्राम के ऊपर छाती और नीचे पेट वाले हिस्से को क्या कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। छाती वाले हिस्से को क्या कहते हैं, अर्थात डायफ्राम के ऊपर के हिस्से को क्या कहते हैं, और डायफ्राम के नीचे के हिस्से को। तो हमारा जो हृदय मौजूद रहता है वह कहाँ मौजूद रहता है, थोरेसिस कैविटी में। थोरेसिस कैविटी में दो प्रमुख अंग है, एक आपका फेफड़ा और दूसरा आपका क्या, हृदय। फेफड़ा और हृदय कहाँ पाए जाते हैं, तो वक्ष गुहा में जो फेफड़ा है उसी दोनों फेफड़ा के बीच में पाया जाता है। कौन, वक्ष गुहा अर्थात थोरेसिस कैविटी में जो दो फेफड़े हैं उन्हीं दो फेफड़ों के बीच में पाया जाता है कौन, हृदय। तो हृदय मानव शरीर के किस भाग में पाया जाता है, वक्ष गुहा में। और कौन से प्रमुख अंग है, और वक्ष गुहा थोरेसिस कैविटी में दो फेफड़े जो हैं बाएं और दाएं, उन्हीं दोनों फेफड़ों के बीच स्थित रहता है हमारा क्या, हृदय। क्लियर हो गया। तो हृदय किस मांसपेशियों से बना हुआ है, कार्डियक मसल्स में, जिसमें कभी भी थकान उत्पन्न। हृदय किस गुहा में मौजूद है, किसके बीच मौजूद है, फेफड़ा के बीच। और आप ये याद रखिएगा थोरेसिस कैविटी में यही दो अंग मुख्य रूप से पाए जाते हैं, बाकी सब कहाँ पाए जाते हैं, बाकी सब कहाँ पाए जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में। जैसे आगे हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे, किडनी कहाँ होगा, उदर गुहा में होगा। क्लियर हो गया बात, समझ गए। अब आइए दोस्तों कि हृदय के आकृति को हम देखते हैं। तो हृदय की आकृति तिकोनी होती है। हृदय की आकृति कैसी होती है, तिकोनी आकृति होती है। हृदय की आकृति जो होती है तिकोनी आकृति होती है, तिकोनी आकृति होती है दोस्तों। हृदय की आकृति कैसी होती है, तिकोनी, एक कोण, दो कोण, तीन कोण। और हृदय थोड़ा झुका हुआ होता है, एकदम सीधे खड़ा नहीं होता है। हृदय क्या होता है,
झुका हुआ होता है, थोड़ा सा क्या होता है, झुका हुआ होता है, एकदम सीधे सीधे नहीं होता है। तो हृदय की संरचना लगभग तिकोनी होती है, या आप कह सकते हैं हृदय की संरचना बंद मुट्ठी के समान होती है। और कागजों पर जो बनाते हैं वैसा तो बिल्कुल नहीं होती है, ये बात जान लीजिए। क्लियर हो गया ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब हृदय जो है, हृदय की जो ये तिकोनी संरचना है, तिकोनी संरचना है, इसके बीच एक मांसल भाग होते हैं। इसके बीच एक क्या होते हैं, मांसल। इसके बीच जो ये मांसल भाग होते हैं, इसके बीच जो ये मांसल भाग होते हैं, इसको कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। ये जो बीचों बीच मांसल भाग है, इसे क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे। अब हृदय के ऊपर वाले भाग को, हृदय के ऊपर वाले भाग को ऑरिकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑरिकिल। और नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है, वेंट्रिकल। ठीक है, ऊपर वाले भाग को, हृदय के ऊपर वाले भाग को, और नीचे वाले भाग को। ऑरिकिल भी कितने हैं, एक, और वेंट्रिकल भी कितने हैं, दो। तो राइट वाले को राइट ऑरिकिल, लेफ्ट वाले को लेफ्ट ऑरिकिल, राइट वाले को राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वाले को। तो और इस ऑरिकिल को हिंदी में कहते हैं क्या, आलिंद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, निलय। तो मानव का हृदय 4 चैम्बर में बटा होता है। मानव का हृदय कितने चैम्बर में, 1 2 3 4, जिसमें ऊपर वाले दोनों चैम्बर को क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं या ऑरिकिल कहते हैं। नीचे वाले दोनों चैम्बर को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं या निलय कहते हैं। राइट ऑरिकिल, लेफ्ट ऑरिकिल, राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकिल, लेफ्ट ऑरिकिल, राइट वेंट्रिकल। और अब ध्यान दीजिए, राइट ऑरिकिल और राइट वेंट्रिकल, यानी कि दायां आलिंद और दायां निलय। दायां आलिंद और दायां निलय को आपस में अलग करने के लिए इनमें बने होते हैं दोस्तों ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बने होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व बने होते हैं। ट्राइकस्पिड, दायां आलिंद और दायां निलय को एक दूसरे से अलग करने के लिए यहाँ वाल्व बने होते हैं। क्या बने होते हैं, और इस वाल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ठीक उसी तरह लेफ्ट ऑरिकिल और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकिल और लेफ्ट वेंट्रिकल बायां आलिंद और बायां निलय को अलग करने के लिए बना होता है क्या, बायकस्पिड वाल्व। क्या बना होता है, बायकस्पिड वाल्व। क्या बना होता है, बायकस्पिड वाल्व को मिस्ट्रल वाल्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इतना तक समझिए। सबसे पहले बीचों बीच जो ये मांसल भाग से क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। मानव के हृदय कितने चैम्बर, 2 आलिंद 2। दायां आलिंद निलय को अलग कौन करता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। बायां आलिंद निलय को कौन अलग करता है, यानी बायां में बायकस्पिड, दायां में ट्राइकस्पिड। बायां में बायकस्पिड, दायां में। तो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है किधर है ट्राई किधर है बाय। तो बोस से बायां, बोस से बाय। तो बायां आलिंद और निलय को कौन अलग करता है, दायां आलिंद और निलय को कौन अलग करता है। क्लियर हो गया। अब आइए कि हृदय हमारा बहुत ही नाजुक अंग है, अर्थात जरा सा भी ठोकर लगने से यह क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसलिए इस नाजुक अंग की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही ज्यादा झिल्लियों से होता है। हृदय नाजुक अंग है, घर्षण के कारण, बाहरी अंगों के घर्षण के कारण इसे क्षति पहुंच सकती है। हृदय को घर्षण से बचाने के लिए, बाहरी आघातों से बचाने के लिए बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था इसके ऊपर बनी हुई है। और वो बेहतरीन व्यवस्था क्या है कि हृदय को बाहरी घर्षण से बचाने के लिए इसके ऊपर एक झिल्ली चढ़ी होती है। इसके ऊपर क्या चढ़ी रहती है, बाहर से, अंदर से नहीं। हृदय को बाहरी आघात से बचाने के लिए हृदय के ऊपर 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 एक झिल्ली चढ़ी होती है। उस झिल्ली का नाम है पेरिकार्डियल
मेम्ब्रेन। उस झिल्ली का नाम क्या है? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। इसका काम है हृदय को बाहरी आघातों से, बाहरी घर्षणों से क्या करना? सुरक्षा देना। लेकिन दोस्तों, और ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के दो परत होती है। कितने? दो परत होती है। एक परत से कम सुरक्षा मिलेगा, इसलिए दो परत इस पर बनी होती ताकि ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मिल सके, क्योंकि ये हमारे शरीर का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अभी हृदय के ऊपर बाहरी आघातों से बचने के लिए जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बना हुआ है, तो इस मेम्ब्रेन से भी हृदय को दिक्कत है। दिक्कत यह है कि हृदय लगातार काम करते रहते हैं और यह काम फैल कर सिकुड़ कर करता है। क्या करता है? फैल कर सिकुड़ कर करता है। तो यह लगातार फैलते सिकुड़ते रहता है, जिसके कारण संभावना बनी रहती है कि हृदय की बाहरी दीवार स्वयं इसी मेम्ब्रेन से घर्षण करके क्षतिग्रस्त ना हो जाए। बात को समझे कि नहीं समझे? हृदय लगातार कार्य करते रहते हैं और हृदय अपना कार्य फैल कर सिकुड़ कर करता है। ये लगातार फैलते हैं फिर सिकुड़ते हैं। इस क्रम में ये संभावना बनी रहती है, कि हृदय के बाहरी दीवार स्वयं सुरक्षा देने वाले इस मेम्ब्रेन से आपस में घर्षण करके ही न क्षतिग्रस्त हो जाए। तो इस समस्या से बचने के लिए, यानी कि हृदय की बाहरी दीवार पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से घर्षण करके क्षतिग्रस्त ना हो, इस समस्या से बचने के लिए इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच एक प्रकार का द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है? द्रव। और उस द्रव को कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? पेरिकार्डियल फ्लूइड, जिसका काम है कि पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन और हृदय के बाहरी दीवारों के बीच घर्षण नहीं होने देना। तो सुरक्षा लेयर कैसा है हृदय का? देख लिए ना। हृदय के ऊपर सुरक्षा देने वाली जो झिल्ली की दो परत है उसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम झिल्लियों के बीच जो द्रव भरा रहता है उसे क्या कहते हैं? और पेरिकार्डियल फ्लूइड का एकमात्र काम है कि मेम्ब्रेन और हृदय के बाहरी दीवारों को आपस में क्षतिग्रस्त नहीं होने देना, आपस में क्षतिग्रस्त नहीं। क्लियर है? बात समझ गए? आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः समझ लेते हैं। हृदय सीधा नहीं रहता है, थोड़ा झुका रहता है। अब बाएं तरफ झुका रहता है। ठीक है? किस तरफ झुका रहता है? बाएं तरफ। ऊपर के दोनों चेंबर को, नीचे के दोनों चेंबर को, बीच के भाग को राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल किसके द्वारा अलग होता है? और लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। कोई दिक्कत नहीं? यहां तक समझ गए? सुरक्षात्मक लेयर समझ गए? अब इसका कार्य पढ़ते हैं। हृदय का कार्य है समूचे शरीर में रक्त को प्रवाहित करना। कैसे? तो उस पर दाब आरोपित करके। पहले हृदय पूरे शरीर के अशुद्ध रक्त को अपने पास लाता है। पहले हृदय क्या करता है? पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त वो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। अशुद्ध रक्त का मतलब हुआ जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है। तो हृदय पहले क्या करता है? पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को अपने पास लाता है। पहला काम क्या हुआ? पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त लाना अपने पास। दूसरा काम, हृदय फिर उस अशुद्ध रक्त को साफ करने के लिए फेफड़ा में भेजता है। फेफड़ा में अशुद्ध रक्त का कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, अब फिर उसमें ऑक्सीजन प्रवेश कर जाता है, जिससे रक्त क्या हो गया? अब फिर फेफड़ा से शुद्ध रक्त अपने पास मंगा लेता है कौन? अब फिर शुद्ध रक्त को यह पूरे शरीर में क्या कर देता है? प्रवाहित कर देता है। तो हृदय का काम क्या है? पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त लाना, फिर अशुद्ध रक्त को साफ करने के लिए फेफड़ा में, फिर फेफड़ा से शुद्ध रक्त को अपने पास मंगाना और फिर शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करा देना। क्लियर हुआ काम? पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को अपने पास लाना, फिर अशुद्ध रक्त को साफ करने के लिए, फिर फेफड़ा से शुद्ध रक्त को लाना और फिर शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करना।
तो कार्य तो क्लियर हो गया ना। अब ये समझना कि ये कार्य होता कैसे। कार्य तो समझ गए हृदय का क्या है, अशुद्ध रक्त को लाना, फेफड़ा में भेजना, फेफड़ा से शुद्ध रक्त को लाना, फिर शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करना, यही कार्य है हृदय का। लेकिन हृदय यह कार्य करता कैसे है, हृदय यह कार्य करता कैसे है। तो आइए अब कार्य को समझिए। यहां तक फिगर को, स्ट्रक्चर को आप समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब सीधे कार्य को पढ़ते हैं। हृदय की संरचना त्रिकोणीय होती है और बंद मुट्ठी के समान होती है। आइए, कार्य क्लियर हुआ, कार्य क्लियर हुआ दोस्तों। क्या कार्य, एक बार बोलिए। कोई दिक्कत ना। अब समझिए, समझ रहे हैं सारे संरचना को। सबसे पहले ये राइट है और ये लिख देते हैं, गड़बड़ाना चाहिए, राइट लेफ्ट। अब सबसे पहले हृदय अशुद्ध रक्त को अपने पास मंगाता है, हृदय अशुद्ध रक्त को अपने पास मंगाता। अशुद्ध रक्त समझ गए ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन बहुत। अब अशुद्ध रक्त आता है राइट ऑरिकिल में, ये आपका ऑरिकिल है और ये आपका वेंट्रिकल है। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले 3 नलियों के द्वारा, कितने नलियों के द्वारा? 3 नलियों के द्वारा, ठीक है, 3 नलियों के द्वारा। 2 नली आगे से आती है, 2 नली आगे से आती है, तीन नलियों के द्वारा, कितने नलियों के द्वारा? 3 नलियों के द्वारा सारा अशुद्ध रक्त जमा होता है राइट ऑरिकिल में। और 3 जो ये नली है इसको कहते हैं महाशिरा। क्या कहते हैं? महाशिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? महाशिरा। इसमें 2 है पिरी, इसको कहते हैं केवल भेन, केवल भेन, इसको कहते हैं पिरी केवल भेन, इसको कहते हैं पोस्ट केवल भेन। ये आगे रहता है इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पिरी केवल भेन। और ये पीछे से आता है इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पोस्ट केवल भेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पोस्ट केवल भेन। हिंदी में क्या कहते हैं? तो शरीर का सारा अशुद्ध रक्त कितने महाशिरा से? 3 महाशिरा से आकर जमा होता है दायां आलिंद में राइट ऑरिकिल में। 3 महाशिरा के माध्यम से 2 अग्र महाशिरा और 1 पक्ष महाशिरा, 2 अग्र महाशिरा और 1 पक्ष महाशिरा, 3 महाशिराओं से शरीर का सारा अशुद्ध रक्त जमा होता है दायां आलिंद में। कहा? तो अशुद्ध रक्त आ चुका है। अब जैसे ही सारा अशुद्ध रक्त कहाँ आ गया? दायां आलिंद में। ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये खुल जाता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या हो गया? ट्राइकस्पिड वॉल्व के खुलते ही दोस्तों, ट्राइकस्पिड वॉल्व के खुलते ही अशुद्ध रक्त आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। और वॉल्व का क्या काम होता है जानते हैं? वॉल्व ब्लड को ऊपर से नीचे आने देते हैं, यानी आलिंद से निलय में आने देते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे अर्थात निलय से आलिंद में जाने नहीं देते। यानी ये जो वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, ये वॉल्व ब्लड को एक ही तरफ जाने देते हैं, ऊपर से कभी भी यह ब्लड को नीचे से ऊपर नहीं जाने देते।
तो ब्लड सबसे पहले सारा शरीर का सारा अशुद्ध रक्त 2 अग्र और 1 पक्ष महाशिरा से दायां आलिंद में जमा होता है। दायां आलिंद में जैसे अशुद्ध रक्त जमा हुआ, ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाता है, जिससे सारा अशुद्ध रक्त दायां निलय में आ जाता है और वाल्व फिर निलय से आलिंद में अशुद्ध रक्त को जाने। क्लियर हो गया। अब ब्लड यही दायां निलय से साफ होने के लिए जाएगा कहां? फेफड़ा में। ब्लड यही दायां निलय से साफ होने के लिए जाएगा कहां? फेफड़ा में। फेफड़ा में कैसे जाएगा दोस्तों? तो ये जो है हमारा दायां निलय, कौन? दायां निलय। इस दायां निलय से एक नली निकलती है। इस दायां निलय से क्या होती है? एक नली निकलती है जो आगे चलकर कितने भागों में बंट जाती है? 2 भागों में बंट जाती है। और 2 भागों में बंट करके ये हमारे किस भाग में चला जाता है? फेफड़ा में चला जाता है। किस भाग में चला जाता है? अशुद्ध रक्त को दायां निलय से फेफड़ा में ले जाने के लिए दायां निलय से ही एक नली निकलती है, जो नली हृदय से निकलते ही 2 भागों में बंटकर दोनों फेफड़ा में प्रवेश कर जाती है। और इस नली को हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं इसे फुफ्फुस। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? फुफ्फुस धमनी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फुफ्फुस धमनी कहते हैं। तो अशुद्ध रक्त आ गया, अब फेफड़ा में साफ होने के लिए चला गया ना। ये समझ गए ना? क्लियर हो गया? एक बार पुनः समझ लीजिए। शरीर का अशुद्ध रक्त कितने महाशिरा से? 2 अग्र और 1। शरीर का सारा अशुद्ध रक्त 3 महाशिरा से, 3 केबल वेन से, प्री केबल वेन और पोस्ट केबल वेन से दायां आलिंद में जमा होता है। दायां आलिंद में अशुद्ध रक्त जमा होते ही ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाता है, जिससे सारा अशुद्ध रक्त दायां नीले में आ जाता है। दायां नीले से निकलता है क्या? फुफ्फुस धमनी। दायां नीले से निकलता क्या? फुफ्फुस धमनी। क्वेश्चन पूछ देगा, फुफ्फुस धमनी हृदय के किस भाग में निर्मित होते हैं? फुफ्फुस धमनी हृदय के किस भाग से निकलते हैं? दायां आलिंद या नीले से? नीले से। और यह धमनी निकल करके आगे चलकर 2 भाग में बटा, क्योंकि फेफड़ा कितना है? 2। तो दोनों फेफड़ा में अब अशुद्ध रक्त साफ होने के लिए चला गया। अब फेफड़ा में रक्त कैसे साफ होता है? तो ये तो आपको हम श्वसन वाले चैप्टर में बता दिए है। दाबों के अंतर होने के कारण विसरण विधि के द्वारा रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, उसमें ऑक्सीजन जुट जाता है। तो फेफड़ा वाला टेंशन तो पहले समाप्त है। अब डायरेक्ट फेफड़ा से रक्त को मंगाइए लेते हैं। क्या क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं आता? कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों, अब फेफड़ा में चला गया है ब्लड किसके द्वारा? यानी फुफ्फुस धमनी ऐसी रक्त नली है जो अशुद्ध रक्त को हृदय के दायां निलय से लेकर कहां पर जाता है? याद रखिएगा, फुफ्फुस धमनी एक ऐसी रक्त नली है जो अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं निलय से कहां ले जाती है? फेफड़ा में रक्त साफ हो जाता है। अब साफ रक्त को मंगा लेते हैं। चलिए सेकेंड फिगर पर आ जाइए। फिगर समझ रहे ना? अब आलिंद नीले में दिक्कत न है। आलिंद नीले में दिक्कत न है। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? ये छोटा हो गया। चलिए, अब फेफड़ा में सारा अशुद्ध रक्त क्या हुआ? साफ हो गया। सारा अशुद्ध रक्त क्या हो गया? उसके बाद 2 फेफड़ा से 2 रक्त नली शुद्ध रक्त को लाता है आपको। ये आपका क्या है? आलिंद और कील। और ये आपका क्या है? निलय। तो सारा अशुद्ध रक्त 2 नलियों के माध्यम से, अशुद्ध रक्त कैसा रक्त? फेफड़ा से सारा शुद्ध रक्त कितने नलियों से?
दो नलियों से आता है किस आलिंद में? लेफ्ट आलिंद में। और फेफड़ा से शुद्ध रक्त जिस रक्त नली के द्वारा लेफ्ट ऑरिकिल यानी बायां आलिंद में आता है, इस रक्त नली का नाम है पल्मोनरी वेन। इसका नाम क्या है? यानी कि फुफ्फुस शिरा। इसको क्या कहते हैं? तो फुफ्फुस शिरा एक ऐसी रक्त नली है जो शुद्ध रक्त को फेफड़ा से बायां आलिंद में लाता है। फुफ्फुस शिरा ऐसी रक्त नली है जो शुद्ध रक्त को फेफड़ा से लाता है हृदय के बाएं आलिंद में। अब बायां आलिंद में भर गया कैसा रक्त? शुद्ध रक्त। बायां आलिंद में भर गया कैसा रक्त? शुद्ध रक्त। अब वाल्व क्या होगा? खुलेगा। वाल्व क्या होगा? अब वाल्व खुलेगा। शुद्ध रक्त कहाँ आ गया? बायां। शुद्ध रक्त कहाँ आ गया? अब वाल्व का काम समझ ही गए हैं, ऊपर से नीचे लेकिन नीचे से ऊपर नहीं। यानी रक्त आलिंद से नीले में तो आता है लेकिन वाल्व के कारण नीले से आलिंद में। तो दो फुफ्फुस शिरा के माध्यम से फेफड़ा का सारा शुद्ध रक्त हृदय के बाएं आलिंद में आ गया। बाएं आलिंद में आते ही बायकस्पिड वाल्व खुल जाता है, सारा शुद्ध रक्त आ जाता है कहाँ? बायां नीले में। क्लियर हो गया? अब बायां नीले से, ठीक है ना, बायां नीले से एक रक्त नली निकलती है। बायां नीले से एक रक्त नली निकलती है जिसका नाम है क्या? महाधमनी, या अंग्रेजी में एओर्टा कहते। इसको क्या कहते हैं? महाधमनी कहां से निकलती है? नीले से। महाधमनी कहां से? नीले से। और कौन नीले से? बायां नीले से। कहां से? यानी दायां नीले से फुफ्फुस धमनी, अब बायां नीले से, दायां से फुफ्फुस धमनी निकला था और बायां से, और महाधमनी से होकर पूरा शरीर में रक्त क्या हो जाता है? प्रवाहित। महाधमनी से पूरा शुद्ध रक्त क्या हो जाता है? प्रवाहित हो जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो हृदय का काम है पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को मंगाना, अशुद्ध रक्त को साफ करने के लिए फेफड़ा में भेजना, फेफड़ा से शुद्ध रक्त को अपने पास मंगाना और फिर शुद्ध रक्त को महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में भेज देना। कैसे अशुद्ध रक्त आया, कैसे फेफड़ा में गया, फिर कैसे फेफड़ा से शुद्ध रक्त आया और कैसे फिर शुद्ध रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित हुआ, इसको आप समझ चुके हैं ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत? एक बार पढ़िए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए कोई गड़बड़ी सरबड़ी नहीं ना है। ऑनलाइन वाले दोस्तों नजर बना हुआ है, फालतू चीज मत लिखिए। क्लियर? अच्छा, नीचे करें, फिर से बना देते हैं। आप लोग सीधे बना लीजिए, ठीक है? अब बाद में कह दीजिएगा थोड़ा टेढ़ा होता है। क्लियर है? ये क्या है?
सेप्टम, क्या है? और यहाँ भॉल बना देते हैं, 3 लिख दिए ताकि समझ जाए। इसमें कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त। इसमें भी अशुद्ध रक्त। इसमें कैसा रक्त? शुद्ध रक्त। इसमें कैसा रक्त? ये है राइट और ये है लेफ्ट। क्लियर? अब आइए, यहां से जाएगा कहाँ? फेफड़ा में। अब फिर आएगा कहाँ? फेफड़ा में। अब फिर यहां से जाएगा, ये है आप कि मानव के हृदय में कैसा रक्त रहता है? शुद्ध रक्त या अशुद्ध रक्त? दोनों रक्त रहता है। मानव के हृदय में शुद्ध या अशुद्ध? दोनों रहता है। मछली का हृदय में केवल अशुद्ध रक्त रहते हैं। मानव के हृदय के किस भाग में केवल अशुद्ध रक्त रहते हैं? दाएं भाग में। मानव के हृदय के किस भाग में केवल अशुद्ध रक्त रहते हैं? दाएं भाग में। मानव के हृदय के किस भाग में केवल शुद्ध रक्त रहते हैं? बाएं भाग में। यानी दाएं भाग में अशुद्ध रक्त, बाएं भाग में शुद्ध रक्त। इस तरह से मानव के हृदय के आधे हिस्से में हमेशा अशुद्ध रक्त रहता है, आधे हिस्से में हमेशा शुद्ध रक्त रहता है। दाएं भाग में अशुद्ध, बाएं भाग में शुद्ध। क्लियर? अब आइए, हृदय के कार्य को तो आप समझ ही गए हैं और ये कार्य किस तरह से होता है। लेकिन महाधमनी से होकर पूरे शरीर में जो हृदय शुद्ध रक्त को प्रवाहित करता है, शुद्ध रक्त को प्रवाहित करता है, तो उस पर दाब लगाकर करता है। यानी महाधमनी से हृदय पूरे शरीर में जो शुद्ध रक्त भेजता है, तो कैसे? तो हृदय रक्त के ऊपर क्या लगाता है? दाब। हृदय रक्त के ऊपर क्या लगाता है? दाब। अब हृदय रक्त के ऊपर दाब कैसे लगाता है? तो आइए इसको समझते हैं। हृदय लगातार सिकुड़ता है, धीरे धीरे लगातार सिकुड़ता है, धीरे धीरे सिकुड़ता है थोड़ा तेजी से, अब फैलता है बहुत धीरे धीरे। अर्थात हृदय में लगातार संकुचन होता है, लगातार शिथिलन होता है, लगातार संकुचन होता है, लगातार, और इसी संकुचन शिथिलन के द्वारा हृदय रक्त पर दाब डालता है, हृदय रक्त पर दाब डालता है। तो हृदय लगातार पहले क्या होता है, अब फिर धीरे धीरे, हृदय लगातार पहले क्या होता है? संकुचित होता है, क्या होता है? अब फिर धीरे धीरे उसमें क्या होता है? शिथिलन होता है। फिर धीरे धीरे उसमें क्या होता है? शिथिलन होता है। क्या होता है? शिथिलन होता है। तो इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? हृदय लगातार संकुचित होता है, अब फिर धीरे धीरे लगातार संकुचित होता है, धीरे धीरे। और एक बात याद रखना है कि पूरा हृदय न तो एक बार संकुचित होता है, अब पूरा हृदय न एक बार शिथिल होता है। हृदय लगातार संकुचित होता है, धीरे धीरे फैलता है, लेकिन पूरा हृदय न तो एक साथ संकुचित होता है और न ही एक साथ शिथिल होता है। तो फिर कैसे होता है? तो जब दोनों आलिंद में संकुचन होता है, जब दोनों आलिंद में संकुचन होता है तो निलय उस समय फैला रहता है, और निलय संकुचित होगा तो आलिंद, अर्थात जब दोनों आलिंद में संकुचन होता है तो उसी समय दोनों निलय में क्या होता है? यानी एक संकुचित रहता है तो एक शिथिल रहता है, और दूसरा यानी कि दोनों निलय जब संकुचित हो गया तो आलिंद क्या हो जाता है? क्लियर हो गया कैसे संकुचित और शिथिल होता है? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। तो हृदय लगातार संकुचित होता है और लगातार शिथिल होता है। हृदय में होने वाले संकुचन को क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। हृदय में होने वाले संकुचन को क्या कहते हैं? हृदय जब संकुचित होता है, संकुचित होने की प्रक्रिया को सिस्टोल। और हृदय जब शिथिल होता है, शिथिल का मतलब धीरे धीरे फैलना, शिथिल का मतलब, तो हृदय जब शिथिल होता है तो उसे क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो हृदय में लगातार क्या होता है? सिस्टोल। और हृदय में लगातार क्या होता है? सिस्टोल का मतलब क्या? डायस्टोल का मतलब क्या?
सिस्टोल का मतलब क्या, डायस्टोल का मतलब। और जब हृदय में एक सिस्टोल हो जाता है, जब हृदय में एक सिस्टोल हो जाता है, एक डायस्टोल हो जाता है, तो 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल इक्वल टू 1 धड़कन। 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल इक्वल टू 1 हार्ट बीट। यानी कि हृदय रक्त को पूरे शरीर में भेजने के लिए और अशुद्ध रक्त को अपने पास मंगाने के लिए लगातार धड़कते रहता है, लगातार धड़कते रहता है। आखिर हृदय के धड़कन में क्या शामिल है, तो हृदय के धड़कन में संकुचन और शीतलन शामिल है। हृदय के धड़कन में क्या शामिल है, संकुचन और शीतलन शामिल है। अर्थात हृदय का धड़कन किससे मिलकर बनता है, सिस्टोल और एक धड़कन में कितना सिस्टोल, और एक धड़कन में एक सिस्टोल और एक डायस्टोल जब पूरे हृदय में हो गया तब उसे हम क्या कहेंगे, एक धड़कन कहेंगे। और 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, 72 से 75 बार। यानी एक धड़कन में 0.8 सेकंड का समय लगता है, एक धड़कन में 0.8 सेकंड का समय लगता है। अर्थात हृदय में एक सिस्टोल एक डायस्टोल होने में 0.8 सेकंड लगता है और 1 मिनट में 72 से 75 बार सिस्टोल और डायस्टोल हो जाता है। हृदय का धड़कन समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस संकुचन और शीतलन में ब्लड कैसे बाहर निकलता है और कैसे अशुद्ध रक्त हृदय के अंदर आ जाता है, इसको भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर क्या भरा हुआ है, शुद्ध रक्त। अब ये जो संकुचित होगा तो शुद्ध रक्त बाहर नहीं फेंका जाएगा। मान लीजिए यहाँ शुद्ध रक्त है और इसमें सिस्टोल हो गया, यानी कि ये संकुचित हो गया। संकुचित हो गया तो ब्लड अपने आप कहाँ फेंका जाएगा। अब फिर जब ये फैलता है तो अशुद्ध रक्त खींचा जाता है। यानी जब डायस्टोल होता है तो अशुद्ध रक्त को खींचा जाता है, और जब सिस्टोल होता है तो शुद्ध रक्त को बाहर फेंका जाता है। नोट में कहीं पर गलती लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप पहले समझिए, ब्लड बाहर तभी फेंकाएगा जब वो क्या होगा, सिकुड़ेगा। किसी चीज में मान लीजिए डिब्बा में कोई चीज भरा हुआ तरल पदार्थ, वो तरल पदार्थ बाहर कैसे निकलेगा, जब डिब्बा सिकुड़ेगा। तो ठीक उसी तरह हृदय से शुद्ध रक्त कैसे निकलेगा, जब हृदय सिकुड़ेगा, अर्थात वो संकुचित होगा, अर्थात वो सिस्टोल होगा। तो जब सिस्टोल होता है, जब सिस्टोल होता है तो शुद्ध रक्त कहाँ आ जाता है, जब डायस्टोल होता है अशुद्ध रक्त को खींच लिया जाता है दायां आलिंद में। यानी डायस्टोल का मतलब ब्लड अशुद्ध रक्त को हृदय में लाना, और सिस्टोल का मतलब शुद्ध रक्त को। तो जब ये संकुचित होता है तो शुद्ध रक्त महाधमनी में, अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी में। शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, जब ये फैलता है तो सारा अशुद्ध रक्त को खींच लिया जाता है। क्लियर है, बात समझ गए। हृदय का धड़कन समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। हृदय के एक धड़कन में क्या क्या शामिल है, कोई दिक्कत नहीं। हृदय का धड़कन समझ गए। आइए ब्लड प्रेशर को समझते हैं। समझ रहे हैं ना पूरी तरह से, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से जा रहा है। आइए अब क्या कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, रक्तदाब भी कहते हैं और रक्तचाप भी कहते हैं, जो भी आप कह लीजिए। तो आइए ब्लड प्रेशर को समझना है। ब्लड प्रेशर को समझने के लिए 2 चीज का समझ विकसित होना अनिवार्य है, और वो है आपका सिस्टोल डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल दोनों चीज को समझ गए। तो जब सिस्टोल का मतलब संकुचन और डायस्टोल का मतलब, हाँ, सिस्टोल के तुलना में डायस्टोल धीमी गति से होता है, ये बात भी आप याद रखिएगा। तो जब सिस्टोल होता है तो हृदय रक्त पर दाब लगाता है। जब सिस्टोल होता है तो हृदय रक्त पर दाब लगाता है, जिससे अशुद्ध रक्त फेफड़ा में चला जाता है, अशुद्ध रक्त महाधमनी में चला जाता है। तो सिस्टोल के समय अर्थात हृदय के संकुचित होने के समय
हृदय ब्लड पर जो दाब लगाता है वह दाब 120 मिलीमीटर पारे के ऊंचाई के क्या होता है, बराबर होता है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ब्लड प्रेशर एक खास यंत्र से मापा जाता है जिसका नाम है स्फेग्नोमोनोमीटर। और स्फेग्नोमोनोमीटर में भी थर्मामीटर की तरह क्या भरा रहता है, और पारा की स्फेग्नोमोनोमीटर में पारे की ऊंचाई से ही रक्त दाब का या दाब का पता लगाया जाता है। तो जब सिस्टोल होता है तो हृदय के द्वारा रक्त पर डाला गया दाब, जब सिस्टोल होता है तो हृदय के द्वारा रक्त पर डाला गया दाब कितना होता है, अर्थात स्फेग्नोमोनोमीटर में पारे की ऊंचाई कितनी हो जाती है, 120 मिलीमीटर। और निश्चित तौर पर जब डायस्टोल होगा तो हृदय फैलेगा क्षेत्रफल बढ़ेगा, और क्षेत्रफल बढ़ने से दाब घटेता है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो डायस्टोल का मतलब शिथिल होना, मतलब फैलना। अब फैलेगा तो क्षेत्रफल बढ़ा, और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब। तो 120 से निश्चित ही क्या हो जाएगा। तो जब हृदय डायस्टोल होता है हृदय में, अर्थात हृदय धीरे धीरे शिथिल होता है, तो दाब घटकर 80 मिलीमीटर पारे की ऊंचाई के बराबर होता है। और इस तरह से सामान्य और स्वस्थ व्यक्ति का, एक वयस्क और स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर को हम क्या लिखते हैं, 120 बटे, जहाँ 120 कौन प्रेशर है, सिस्टोल वाला प्रेशर है, 80 कौन प्रेशर है। तो एक समान व्यक्ति के रक्तदाब 120 बटे 80 होता है, जहाँ 120 सिस्टोलिक प्रेशर है और 80। या कभी पूछ दे कि हृदय में संकुचन के समय रक्त पर हृदय द्वारा आरोपित दाब कितना होता है, हृदय के शिथिल होते समय रक्त पर लगा दाब कितना होता है, समान और स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब कितना होता है, 120 में 120 क्या, सॉरी इसमें 120 क्या है, 80 क्या है। ब्लड प्रेशर समझे है, कोई दिक्कत नहीं ना, लेकिन सामान्यतः इससे ज़्यादा ही होता है सबका। 120 स्वस्थ व्यक्ति का, और स्थिति ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति 100% स्वस्थ नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा इधर उधर हो जाए तो कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मतलब इतना बहुत कम का होता है। आपको लगता है कि आज के ज़माने में कोई 100% स्वस्थ हो सकता है? अपवाद हो सकते हैं, वो भी अपवाद तो शहर में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इतना प्रदूषित हो चुका है। गाँव सब में ऐसा कोई होगा। तो हृदय के धड़कन को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ब्लड प्रेशर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आइए, हृदय जो लगातार सिकुड़ते और फैलते रहता है, अर्थात हृदय जो लगातार धड़कते रहता है, इस धड़कन पर कंट्रोल कैसे होता है, इस बात को समझना है। हृदय पर धड़कन का, हृदय के धड़कन का कंट्रोलिंग कैसे होता है, क्योंकि आप देख लिए कि 1 मिनट में 72 से 75 बार ही धड़कता है। जब हम दौड़ते हैं तो हृदय का धड़कन बढ़ जाता है, सोते समय कुछ मामूली सी गिरावट होती है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि हृदय अपने धड़कनों को नियंत्रित करके रखती है। तो हृदय के धड़कन पर नियंत्रण कैसे होता है? तो हृदय के धड़कन पर हृदय का स्वयं का नियंत्रण होता है। हृदय अपने धड़कनों पर स्वयं नियंत्रण रखती है। आगे चलकर हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उसका काम पूरे शरीर को कंट्रोल करना होता है, तो वहां पर भी हम कंट्रोलिंग सिस्टम को समझेंगे। लेकिन अगर हम हृदय के धड़कनों की बात करें तो हृदय का धड़कन एकदम तालबद्ध होता है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है। यानी 1 मिनट में 72 से 75 होगा तो होगा, मिस्टेक नहीं हो सकता है। इतने तालबद्ध तरीके से हृदय का धड़कन होता है, तो निश्चित तौर पर इस पर नियंत्रण बहुत बेहतर तरीके से होता होगा। और हृदय अपने धड़कनों पर स्वयं नियंत्रण रखता है, अर्थात हृदय के धड़कनों का स्व नियंत्रण होता है। लेकिन सवाल है कैसे, तो इसी बात को समझिए। हृदय के जो
दायां आलिंद है। हृदय का जो दायां आलिंद है यानी कि राइट ऑरिकल, इसमें तो आप कोई समझ में कहिएगा नहीं आ रहा है तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्या? यही ना दायां आलिंद। तो अब कभी लिखेंगे तो आ जाएगा मस्तिष्क में क्या है। तो आइए अब हम धड़कन का नियंत्रण समझते हैं। हृदय का जो दायां आलिंद है, दायां आलिंद में एक विशेष प्रकार के तंत्रिका उत्तक होते हैं। हृदय के दायां आलिंद में एक विशेष प्रकार के कौन उत्तक? तंत्रिका उत्तक होते हैं और इस तंत्रिका उत्तक का नाम है SA नोड। इसका नाम क्या है? फुल फॉर्म लिखा हुआ है साइनो ऑरिकुलर नोड। अब देखिए इसके नाम में ही ऑरिकुलर लगा हुआ है, यानी ये कहां पर है? ऑरिकल में। क्योंकि कभी कभी याद करने के चक्कर में आदमी रटते रहता है, ऐसे नोड दायां आलिंद, ऐसे नोड दायां आलिंद, परीक्षा में भूल गया। तो इसके नाम में ही ऑरिकुलर लगा हुआ है, तो ये ऑरिकल आलिंद में ही है, नीले में नहीं है, और ये दाएं आलिंद में है। तो हृदय के धड़कनों का स्वनियंत्रण होता है और हृदय के धड़कनों का स्वनियंत्रण के लिए उसके दाएं आलिंद में एक विशेष प्रकार के तंत्रिका उत्तक पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ऐसे नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे नोड कहते हैं। ऐसे नोड तंत्रिका उत्तक है और इसी ऐसे नोड में एक प्रकार का इलेक्ट्रिक सिग्नल उत्पन्न होता है, ठीक है, या विद्युत तरंग उत्पन्न होता है। ऐसे नोड में क्या उत्पन्न होता है? विद्युत तरंग उत्पन्न होता है। और ऐसे नोड में जो विद्युत तरंग उत्पन्न होता है वो विद्युत तरंग आगे चलकर ग्रहण कर लेता है। कौन? AB नोड। कौन? AB नोड यानी ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड। और ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड जो है, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड जो है ये आलिंद के, ये दीवार देख रहे हैं ना, आलिंद के बीच रहता है, यानी दोनों आलिंद लेफ्ट, सॉरी नीले है, यह नीले है। तो ये जो AB नोड है, कौन नोड? ऐसे नोड तो दायां आलिंद में है। ऐसे नोड कहाँ है? दायां आलिंद में है। अब जो AB नोड है, AB नोड होता है नीले वाले भाग में। AB नोड कहाँ होता है? तो धड़कन को नियंत्रित करने के लिए ऐसे नोड उत्पन्न किया दोस्तों एक प्रकार का विद्युत तरंग। ऐसे नोड के द्वारा उत्पन्न विद्युत तरंग, ऐसे नोड के द्वारा उत्पन्न विद्युत तरंग को कौन ग्रहण कर लिया? ऐसे नोड के द्वारा उत्पन्न विद्युत तरंग को कौन ग्रहण कर लिया? AB नोड। AB नोड इस विद्युत तरंग को, AB नोड इस विद्युत तरंग को, AB नोड इस विद्युत तरंग को आगे की ओर भेज देता है बंडल ऑफ हीज, बंडल ऑफ हीज। और ये भी दोस्तों आपको कहां पर पाया जाता है? निलय में। अब बंडल ऑफ हीज कहां पाया जाता है? और बंडल ऑफ हीज से ये विद्युत तरंग जो ऐसे नोड उत्पन्न करता है ये चला जाता है पुरकिंजे के फाइबर में। कहां चला जाता है? पुरकिंजे फाइबर में। और पुरकिंजे फाइबर भी कहां पाया जाता है? निलय के दीवारों में। कहां पाया जाता है? तो हृदय के धड़कन का नियंत्रण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? ऐसे नोड के द्वारा होता है। ऐसे नोड एक विद्युत तरंग उत्पन्न करती है जो निलय में स्थित कहां चला जाता है? AB नोड। AB नोड से यह विद्युत तरंग कहां चला जाता है? अब बंडल ऑफ हीज से कहां चला जाता है? और इस तरह से आलिंद में उत्पन्न विद्युत तरंग आगे चलकर कहां पहुंच जाता है? निलय में। और इस तरह से हृदय का धड़कन इसी के द्वारा, ऐसे नोड के द्वारा उत्पन्न विद्युत तरंग से ही नियंत्रित होते रहता है। और यह तरंग यहां आकर समाप्त हो जाता है। अब फिर समाप्त जैसे हुआ फिर दूसरा विद्युत तरंग उत्पन्न हुआ, फिर तीसरा उत्पन्न हुआ, फिर चौथा उत्पन्न हुआ, यानी कि विद्युत तरंग इस तरह आगे बढ़ती है और यहां पर आकर क्या हो जाती है?
यानी कि हृदय को धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आलिंद के दीवारों में विद्युत तरंग उत्पन्न होती है, जो विभिन्न भागों से होते हुए निलय के दीवारों में जाकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और इस तरह से मानव के हृदय में धड़कन अर्थात सिस्टोल और डायस्टोल क्या हो जाता है, कंट्रोल होता है। अब ये विद्युत तरंग जो ऐसे नोड उत्पन्न हुआ है, ये कैसे कैसे आगे बढ़ता है देख लिए ना। ऐसे नोड से, ए बी नोड से, बंडल ऑफ से, यानी कि हृदय को धड़कन को नियंत्रित करने के लिए हृदय के दाएं आलिंद में उपस्थित तंत्रिका ऊतक ऐसे नोड लगातार विद्युत तरंग उत्पन्न करती है। और यह विद्युत तरंग का मार्ग कैसे कैसे होता है, इस बात को आप याद कर लीजिए, एक बार देख लीजिए मार्ग कैसे कैसे होता है, या नोट में पढ़िए तो मार्ग आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो तीर की तरह इस तरह कर लीजिए, वैसे प्रश्न इस पर होगा ही। मोबाइल का घिंचल मोबाइल में रह जाता है। हाँ, बोलते हैं समझ गए, फिर भी बोर्ड को देख देख उतार रहे हैं। समझ गए तो अपने से लिख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हृदय का सब काम हो गया ना। हृदय समझे, संरचना को समझे, कार्य को समझे, कार्य किस तरह अंजाम देता है ये भी समझे, धड़कन को समझे, ब्लड प्रेशर को समझे, और धड़कन का नियंत्रण कैसे होता है ये भी समझ गए। यानी धड़कन को नियंत्रित करने वाला मेन कौन है, क्योंकि यह विद्युत तरंग उत्पन्न हो रहा है, उसी से कंट्रोल हो रहा है। इस सब का काम तो सिर्फ यही है कि विद्युत तरंग को आगे ले जाना, ठीक है, आगे ले जाकर आगे के भागों को कंट्रोल करना। लेकिन हृदय के धड़कन में सबसे मुख्य भूमिका होता है ऐसे नोड। ऐसे नोड को पेस मेकर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, या इसको हृदय का गति प्रेरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गति प्रेरक, यानी हृदय के धड़कन को स्टार्ट करने वाला। इसके बाद यानी इतना नियंत्रण होने के बाद दाएं आलिंद में जो तंत्रिका ऊतक ऐसे नोड होता है, इसमें दो प्रकार के और तंत्रिका ऊतक लगे होते हैं। एक सिंपैथेटिक नर्वस और दूसरा वेगस नर्वस सिस्टम, ठीक है। हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए ऐसे नोड पर और दो तंत्रिकाएं लगे होते हैं। एक का नाम है सिंपैथेटिक और दूसरा का नाम है वेगस। सिंपैथेटिक और वेगस। सिंपैथेटिक का काम है हृदय गति को बढ़ाना, और वेगस का काम है हृदय गति को सिंपैथेटिक का काम है हृदय गति को बढ़ाना, और वेगस का काम है हृदय गति को। क्लियर, समझ गए। हृदय समाप्त हो गया है। क्या हुआ, बाउंस कर रहा है।
ये वाला अच्छा फिर से बता देते हैं, कायल बाउंस करेगा दोस्तों। एक बात तो समझ गए कि हृदय का धड़कन बहुत अच्छी तरह से तालबद्ध होता है। तालबद्ध समझ रहे हैं ना, एकदम ताल के तरह, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा नियंत्रित रहता है। 1 मिनट में एकदम 72 से 75 होगा, ये नहीं कि मिस्टेक से 90 हो गया। 1 मिनट में 72 से 75। अगर हृदय का धड़कन इतना तालबद्ध है तो निश्चित तौर पर उस पर कंट्रोल है हृदय का। तो हृदय के धड़कन का कंट्रोल कैसे होता है? तो हृदय अपने धड़कन का कंट्रोल स्वयं रखता है। हृदय अपने धड़कन का कंट्रोल स्वयं रखता है। कैसे रखता है? तो इसके लिए 4 चीज है। पहला है SA नोड, दूसरा है AB नोड, तीसरा है बंडल ऑफ हीच, और चौथा है पुरकिंजे फाइबर। इसमें ऐसे नोड जो है हृदय के दायां आलिंद में है, और AB नोड बंडल ऑफ हीज नीलय के दीवारों में है। नीलय के दीवारों में है, नीलय के दीवारों में है। और यही 4 भाग जिसमें मुख्य कौन है? जो हृदय के धड़कन को मिलकर क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। अब ये तीनों नीलय के दीवार में है, तो तीनों एक के जगह नहीं है। सबसे ऊपर में क्या है? AB की नोड के नीचे में, अब बंडल ऑफ हीज के। जैसे हम एक बार पुनः हृदय के संरचना पर आते हैं, ये हृदय है, तो ये दायां आलिंद, यहां पर ऐसे नोड है, और उसके बाद आलिंद के दीवारों के एकदम सेप्टम के आसपास क्या है? AB नोड। और उसके बाद ये जो है नीलय के दीवार, इसमें पहले है बंडल ऑफ हीज, और नीचे में फैला हुआ पुरकिंजे फाइबर। तो कौन कहां पर है नियंत्रण करने वाली इकाई? इस बात को आप समझ चुके हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब क्या करता है? हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए ऐसे नोड विद्युत तरंग उत्पन्न करता है। क्या? अब विद्युत तरंग जो उत्पन्न होता है ऐसे नोड का, किसमें आ गया? अब फिर अंततः यहां पर आकर समाप्त हो जाता है, पुरकिंजे के फाइबर में आकर समाप्त हो जाता है। और इसी विद्युत तरंग के जरिए हृदय का धड़कन नियंत्रण में रहता है। अर्थात अगर ऐसे नोड विद्युत तरंग उत्पन्न करना बंद किया, हृदय काम करना बंद किया, आदमी का मौत। क्लियर हो गया? यानी ऐसे नोड बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है। इसको पेसमेकर, हृदय का गति प्रेरक कहा जाता है। हृदय में कुछ भी गड़बड़ियां आती है, उसका मुख्य कारण ऐसे नोड के द्वारा विद्युत तरंग जो उत्पन्न होते हैं उसमें होने वाली गड़बड़ी है। ऐसे नोड से विद्युत तरंग कैसे उत्पन्न होता है, इसके लिए एक यंत्र भी है जो ऐसे नोड से निकले विद्युत तरंग को भली भांति कैच करके पढ़ सकता है, और उस यंत्र का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक ऐसे उपकरण है जिसके द्वारा हृदय में उत्पन्न किसी भी खराबी का पता, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो हृदय में उत्पन्न किसी भी खराबी का पता लगा सकता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या करता है? वो ऐसे नोड से उत्पन्न विद्युत तरंग को क्या करता है? कैच करता है। अब कभी कभी अस्पताल में किसी घायल व्यक्ति को लेकर गए हैं, तो बाहर में एक प्लेट लगा हुआ रहता है, और अंदर में उसके हृदय के धड़कन का विद्युत तरंग दिखाया जाता है। ठीक है, हाँ, ऐसे 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 करके, है ना। तो यही ऐसे नोड के द्वारा उत्पन्न होने वाला ये विद्युत तरंग है, जो ऐसे से करेगा, यहां समाप्त हो जाएगा, फिर उत्पन्न होगा, यहां समाप्त हो जाएगा। क्लियर है ना? सीधा हो गया मतलब विद्युत तरंग
खत्म, आदमी मर गया। जब तक तरंग उत्पन्न हो रहा है हृदय कम, अर्थात हृदय कम करने का मतलब हृदय धड़क रहा है, क्योंकि धड़कने से सब कुछ है। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना, समझे आप? क्लियर हुआ हृदय? और हृदय की स्थिति देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा ब्लड भरा हुआ है। फिल्म देखते हैं ना, हृदय में घर बन जाता है, कहीं बनेगा, जगह खाली है। हृदय में जिसको दिल कहते हैं, इसमें किसी के लिए जगह खाली है खाली? पूरा का पूरा क्या है? ब्लड भरा हुआ है। और कुछ है? और स्थिति यह है कि जरा सा भी किसी और को जगह दिए, बात को समझिए। तो ऐसे नोट की क्या स्थिति होगी आपको पता है ना? और हृदय का ही कुछ हो गया, हृदय का कुछ हो गया तो हृदय ना तो फेफड़े की तरह दो है, ना किडनी की तरह दो है। किडनी खराब हो गया, चांस है, एक दूसरा है। फेफड़ा खराब हो गया तो भी चांस है, लेकिन हृदय में कुछ भी हुआ नो चांस है। ठीक है? चलिए दोस्तों, हृदय समाप्त हो गया। अब आ जाइए ब्लड वेसल्स, रक्त नली। आइए दोस्तों, हम पहले समझे थे कि मानव के ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और मानव का सर्कुलेटरी सिस्टम हृदय, ब्लड वेसल्स और ब्लड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें सबसे प्रमुख है हृदय, जिसको हम पूरी तरह से अब समझ चुके हैं। ठीक है? एक नाड़ी दर होगा, उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हृदय अब समझ गए हैं। आइए सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा यूनिट रक्त नली को समझते हैं। अब रक्त नली क्या है, तो इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं। ये वो नली है जिससे होकर क्या बहेगा? रक्त बहेगा। लेकिन ये समझना है कि हमारे शरीर में कितनी रक्त नलियां होती है। तो पहला रक्त नली है हमारा आर्टरी। पहला रक्त नली कौन है? आर्टरी। इसको हम क्या कहते हैं? धमनी। आपको हम बताए थे कि हृदय के बायां निलय से क्या निकलती है? महाधमनी निकलती है, जिसको इंग्लिश में एओर्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम ये बात जान चुके हैं कि हृदय के बाएं निलय से एक रक्त नली निकलती है, उसे क्या कहते हैं? और यही महाधमनी हृदय के बाएं नली से निकलकर आगे चलकर कई और नलियों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। तब इसे क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। अर्थात धमनी वो रक्त नली है जो कहां पर उत्पन्न होते हैं? हृदय में। क्योंकि धमनी किससे बना है? महाधमनी से। महाधमनी कहां उत्पन्न हुआ है? बानिले हृदय कब गए? तो ऐसी रक्त नलियां जिसकी उत्पत्ति मानव के हृदय में होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्थात धमनी वो रक्त नलियां है जिसकी उत्पत्ति हृदय में होती है। किस रूप में होती है? महाधमनी के रूप में होती है। महाधमनी हृदय से निकलकर कई भागों में विभक्त होती है, तब उसे हम क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। और इस धमनी का कम होता है, आर्टरी का कम होता है, धमनी का कम होता है पूरे शरीर में, यानी कि हृदय से
हृदय से शुद्ध रक्त को, हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में क्या करना, प्रवाहित करना, पूरे शरीर में क्या करना। तो धमनी एक ऐसी रक्त नली है जिसकी उत्पत्ति हृदय में होती है। धमनी एक ऐसी रक्त नली है जो शुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है शरीर में। धमनी एक ऐसी रक्त नली है जो शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर में ले जाती है। धमनी वो रक्त नली है जो पूरे शरीर में हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में ले जाती है। अब धमनी की विशेषता ये है कि जो धमनी की नली होती है दोस्तों, धमनी जो होते हैं इसके रक्त नली का भीतरी परत काफी क्या होता है, मोटा होता है। धमनी का भीतरी परत क्या होता है, काफी मोटा होता है। धमनी का भीतरी परत क्या होता है, काफी मोटा होता है, जिसके कारण इस नली की त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। इस नली की त्रिज्या या व्यास क्या होती है, कम होती है। अर्थात धमनी जो रक्त नली है उसका भीतरी परत काफी मोटा होता है, उसका भीतरी परत काफी, या यूं कहिए कि हमारे शरीर में जितने रक्त नली है उस सभी रक्त नलियों में सबसे मोटी परत किसकी होती है, धमनी की होती है। सबसे मोटी परत किसकी होती है, धमनी की होती है। और मोटी परत अगर भीतर में मोटा रहेगा तो निश्चित ही रक्त बहने के लिए जगह क्या पड़ेगा। तो सभी रक्त नलियों में सबसे कम व्यास वाला रक्त नली कौन है, धमनी। सभी रक्त नलियों में सबसे मोटी भित्ति वाला रक्त नली कौन है, धमनी है। अब देखिए कि धमनी का काम शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर में ले जाना है, लेकिन एक धमनी इसका अपवाद है। कौन, पल्मोनरी आर्टरी। कौन अपवाद है, फुफ्फुस धमनी। सभी धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। सभी धमनियां शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न भागों में ले जाती है, लेकिन अपवाद कौन है, फुफ्फुस धमनी, जो हृदय के दाएं निलय से अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जाता है, फेफड़ा में ले जाता है। अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जाता है, फेफड़ा में ले जाता है। तो सभी धमनियां शुद्ध रक्त का वहन करती है, लेकिन फुफ्फुस धमनी किसका वहन करती है, और फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जाती है। क्लियर हो गया। तो धमनी में इतना बात याद रखना है, धमनी एक ऐसी रक्त नली है जिसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, किस रूप में होती है। अब महाधमनी जब कई शाखाओं में बढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं। मानव के शरीर में शुद्ध रक्त का वहन कौन करता है, हृदय से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त कौन ले जाता है। मानव के शरीर में किस रक्त नली की भित्ति काफी मोटी होती है, कितनी, किसकी, धमनी की। मानव के शरीर में किस रक्त नली का आंतरिक व्यास सबसे कम होता है, धमनी। उसके बाद सभी धमनियां शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर ले जाती है। एक धमनी इसका अपवाद है जो अशुद्ध रक्त का वहन करती है, और अपवाद कौन है, धमनी। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, हृदय से दोस्तों, हृदय से क्या निकला, महाधमनी यानी एओर्टा। महाधमनी आगे चलकर किसमें विभक्त हो गया, धमनी यानी आर्टरी। और धमनी अंगों तक पहुंचते पहुंचते धमनिका में बदल जाती है, किसमें, आर्टियोल्स यानी कि धमनिका में बदल जाती है। और धमनिका अंत में जाकर किसमें विभक्त हो जाती है, केस नली में। इसको कैपिलरीज कहते हैं। क्या कहते हैं। तो पहले हृदय से क्या निकला, महाधमनी जब कई नलियों में विभक्त हुआ, अधमनी जब कई नलियों में विभक्त हुआ, अधमनिका जब कई नलियों में विभक्त हुआ, अंततः सब कुछ पहुंचाना कहां पर है, तो शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं को, और प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचते पहुंचते धमनी बालों के समान पतली संरचनाओं में विभक्त हो जाता है। सभी कोशिकाओं तक पहुंचते पहुंचते धमनी अंततः बाल इतना पतली नली में विभक्त हो जाता है, और बाल इतनी पतली नली को हम क्या कहते हैं,
अर्थात धमनी का अंत किस रूप में हो जाता है, और केश नलियों पर आकर यह कोशिका तक पहुंचते पहुंचते धमनी, पहले धमनी का और फिर केश नलियों के रूप में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अर्थात हृदय से जो महाधमनी निकला वो अंगों के कोशिकाओं या उत्तक तक पहुंचते पहुंचते क्या बन गया, केश नली बन गया। क्लियर हो गया? धमनी पढ़ लिए, पढ़िए एक बार धमनी को। क्लियर है? धमनी समझ गए कि इससे रक्त नली की भित्ति काफी मोटी होती है। कौन सी रक्त नली शुद्ध रक्त का वहन करती है? धमनी की उत्पत्ति कहाँ होती है, किस रूप में होती है? महाधमनी के रूप में होती है। कोई दिक्कत नहीं। धमनी अंततः अंगों के उत्तक और कोशिकाओं तक पहुंचते पहुंचते क्या बन जाता है, अर्थात धमनियों का अंत किस रूप में हो जाता है, केश नली। आइए अगला रक्त पढ़ते हैं। अगली दूसरी रक्त नली है कैपिलरीज। कैपिलरीज इसको हिंदी में क्या कहते हैं, केश नली। कैपिलरीज अर्थात केश नली। ये कैसी रक्त नली आप समझ ही गए थे, क्योंकि धमनी अंततः क्या बन गया था, केश नली। यानी कि धमनी जो कोशिकाओं तक पहुंचते पहुंचते केश नलियां बन जाती। अब केश नली में जो रक्त है उस रक्त में क्या है, ऑक्सीजन है, पोषक पदार्थ है, जल है। तो इस केश नली में जो रक्त है ये रक्त अंततः कोशिकाओं को ऑक्सीजन पोषक तत्व की आपूर्ति कर देती है, और कोशिका के भीतर जो हानिकारक पदार्थ बना है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसको फिर यह केश नली का ही रक्त क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। तो केश नली में जो रक्त है उस रक्त से पोषक तत्व और ऑक्सीजन निकलकर कोशिका के भीतर चला जाता है, और फिर कोशिका में जो हानिकारक पदार्थ है वो फिर कोशिका से बाहर निकलकर केश नली के रक्त में आ जाता है। यानी केश नली वो रक्त नली है दोस्तों जिसका काम कोशिकाओं तक पोषक पदार्थ ऑक्सीजन को पहुंचा देना है, और कोशिका में बने हानिकारक पदार्थों को क्या कर लेना है, ग्रहण कर लेना है। इसके बाद कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज आपस में मिल करके वेन्यूल का निर्माण करता है। किसका, वेन्यूल्स का निर्माण करता है। अब वेन्यूल्स आपस में मिलकर किसका निर्माण करता है, वेन का निर्माण करता है। यानी कि किसका निर्माण करता है, शिरा का। तो केश नली धमनी अंततः बालों के समान पतली नलियों के रूप में कोशिकाओं तक आते आते विभक्त हो जाती है, जिसे केश नली कहते हैं। केश नली के रक्त से पोषक पदार्थ ऑक्सीजन निकलकर कोशिका में, और कोशिका के हानिकारक पदार्थ निकलकर केश नली के रक्त में। अब कई केश नलियां अर्थात बालों के समान पतली नलियां मिल करके एक थोड़ी मोटी और बड़ी नली बना लेता है, जिसको क्या कहते हैं, वेन्यूल। और वेन्यूल्स आपस में मिल करके एक नई रक्त नली का निर्माण करता है। कौन, वेन। इस तरह से कैपिलरीज एक ऐसी रक्त नली है जिसका एक और संबंध किससे है और दूसरी ओर संबंध किससे हो जाता है, शिरा।
कैपिलरीज केस नलियां एक ऐसी रक्त नली है जो सिराओं से भी संबंधित है और धमनियों विभक्त होकर केस नली बना और केस नली सम्मिलित होकर धमनियों विभक्त होकर कैपिलरीज बना और कैपिलरीज सम्मिलित होकर सिरा बना। क्लियर हो गया। अब तीसरी रक्त नली पर आते हैं। पेज फॉर्मेट नहीं किया, पेज निकाली तो अगली तो धमनी रक्त नली समझ गए। अब तीसरा समझते हैं कौन? सिरा, यानी कौन? वेन ऐसी रक्त नली है जिसका निर्माण शरीर के विभिन्न भागों में हुआ है। शरीर के विभिन्न भागों में हुआ है, विभिन्न भागों में हुआ है। अब कैसे हुआ है अभी तुरंत बताए ना आपको, अगला पेज पर है। कैसे हुआ समझ गए? कैपिलरीज मिलकर वेन्यूल, वेन्यूल मिलकर वेन बना। तो धमनी एक ऐसी रक्त नली है जिसका निर्माण हृदय में होता है, जबकि सिराएं एक ऐसी रक्त नली है जिसका निर्माण शरीर के विभिन्न भागों में केश नलियों के मिलने के फलस्वरूप होता है। अब सिरा की बात अगर करें तो सिरा के भित्ति मोटी नहीं रहती है, जिसके कारण इसका त्रिज्या या व्यास क्या होता है? ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? धमनी से ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? लेकिन धमनी में सिराओं से होकर, सबसे पहले सिराओं से होकर कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त किस दिशा में बहता है? तो शरीर से हृदय की ओर। अशुद्ध रक्त किस दिशा में बढ़ता है? अशुद्ध रक्त हृदय से शरीर की ओर, अशुद्ध रक्त शरीर से। तो सिराएं अशुद्ध रक्त का वहन करता है। सिराएं शरीर के विभिन्न भागों के अशुद्ध रक्त को ढोकर कहाँ लाता है? हृदय के। अब बाद में सभी सिराएं मिलकर अंततः हृदय तक कितने सिरा पहुंचती है? 3, और तीनों को महासिरा कहते हैं, जो बता चुके हैं आपको। तो सिराएं एक ऐसी रक्त नली है जिसका निर्माण शरीर के विभिन्न भागों में होता है। सिराएं एक ऐसी रक्त नली है जो अशुद्ध रक्त का वहन करता है। सिराएं अशुद्ध रक्त का वहन शरीर से हृदय की ओर करता है। अब समझिए कि सिराओं से होकर जो अशुद्ध रक्त बहता है उस पर प्रेशर बहुत कम होता है। 120 वाला प्रेशर धमनी पर आता है और 80 वाला प्रेशर सिरा पर आता है। अर्थात धमनियों में उच्च रक्तदाब पर रक्त बहता है, लेकिन सिराओं में कम रक्तदाब से रक्त बहता है। तो सिराओं में कम रक्तदाब से रक्त बहने के कारण इसमें संभावना रखती है कि कम दाब के कारण अशुद्ध रक्त पुनः लौटकर किधर चला जाए? सिराओं में कम दाब के कारण रक्त पीछे न लौटे, हमेशा आगे चलता रहे, इसके लिए इसमें जगह जगह पर क्या लगे होते हैं? वाल्व लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? वाल्व, जिसको हिंदी में कपाट कहते हैं। और वाल्व का काम होता है कि अशुद्ध रक्त को केवल किधर जाने देना? दाब कम भी हुआ या दाब खत्म भी हुआ तो रक्त पीछे नहीं लौटेगा। और पीछे कौन नहीं लौटने देगा? वाल्व नहीं लौटते। तो सिराएं एक ऐसी रक्त नली है जिसका निर्माण शरीर के विभिन्न भागों में होता है। सिराएं एक ऐसी रक्त नली है जो अशुद्ध रक्त का वहन करता है। सिराएं एक ऐसी रक्त नली है जिसकी भीतरी भित्ति पतली होती है, जिससे इस नली का व्यास धमनी से ज्यादा होता है। सिराएं एक ऐसी रक्त नली है जिसमें वाल्व लगे होते हैं। क्यों? तो इसमें कम दाब पर रक्त बहता है, जिससे ये डर बना रहता है कि रक्त पीछे लौटकर शरीर में ना चला जाए। इसी डर से बचने के लिए इसमें जगह जगह वाल्व बने होते हैं। वाल्व रक्त को केवल एक तरफ जाने देता है। किस तरफ? और जिस तरह धमनी में एक अपवाद है उस तरह भेन में भी अपवाद है, और उसका नाम क्या है? क्लियर हो गया। अब दो ही रक्त नली मुख्य है, एक आर्टरी यानी क्या?
धमनी और दूसरा क्या, सिरा, यानी तो थोड़ा सा इसमें अंतर को आप समझ लीजिए। मानव के शरीर में रक्त नलियां और है, लेकिन मुख्य कितने हैं, दो, धमनी और सिरा। तो धमनी और सिरा में पहला अंतर को थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति कहाँ होता है, हृदय में। धमनी की उत्पत्ति कहाँ होता है, लेकिन अगर सिराओं की उत्पत्ति देखें तो कहाँ, शरीर के विभिन्न भागों में, शरीर के विभिन्न भाग में। पहला अंतर समझ गए। सिराओं की उत्पत्ति शरीर के विभिन्न भागों में होती है, जबकि धमनी की उत्पत्ति कहाँ होती है, रक्त में, सॉरी हृदय में। दूसरा, धमनी कैसा रक्त वहन करता है, शुद्ध रक्त का वहन करता है, यानी परिवहन करता है। जबकि सिराओं की बात करिएगा तो ये कैसा, अशुद्ध रक्त का वहन करता है। कैसा, अशुद्ध रक्त का वहन करता है। तीसरा, ठीक है, धमनी में वॉल्व नहीं होता है, धमनी में वॉल्व नहीं होता है, जबकि सिरा में वॉल्व होता है, सिरा में वॉल्व होता है, सिरा में वॉल्व होता है। चौथा अंतर, धमनी नली की व्यास कम होता है, व्यास कम होता है, जबकि सिरा के नली का व्यास क्या होता है, ज्यादा होता है। व्यास क्या होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। अगला अंतर है कि धमनी की भित्ति, धमनी की आंतरिक भित्ति, कौन भित्ति, आंतरिक भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। धमनी की आंतरिक भित्ति क्या होती है, मोटी होती है, जबकि सिरा की आंतरिक भित्ति क्या होती है, पतली होती है। आंतरिक भित्ति क्या होती है, पतली होती है। आंतरिक भित्ति क्या होती है, पतली होती है। अगला अंतर, धमनी में रक्तदाब क्या होता है, अधिक होता है। धमनी में रक्तदाब क्या होता है, अधिक होता है। धमनी में रक्तदाब क्या होता है, अधिक होता है, जबकि सिरा में रक्तदाब क्या होता है, कम होता है। सिरा में रक्तदाब क्या होता है, कम होता है। तो इतने अंतर है दोस्तों। एक बार पुनः आप धमनी और सिरा में अंतर देख लीजिए। धमनी की उत्पत्ति कहाँ होती है, सिरा की उत्पत्ति शरीर के विभिन्न भागों में। धमनी कैसा रक्त वहन करता है, शुद्ध रक्त, और सिरा अशुद्ध रक्त। धमनी में कोई वॉल्व, जबकि सिरा में वॉल्व। धमनी के नली का व्यास कम होता है, सिरा के नली का व्यास ज्यादा होता है। धमनी की भित्ति क्या होती है, मोटी होती है, और सिरा की भित्ति पतली होती है। धमनी में बहने वाले रक्त का दाब अधिक होता है, सिरा में बहने वाले रक्त का दाब कम होता है। धमनी शरीर के आंतरिक भाग में, जबकि जितना बाहर से दिख रहा है सब सिरा है। बाहर से जो रक्त नली दिख रहा है वो कौन है, सिरा है। धमनी आंतरिक भागों में होता है, ठीक है। उसके बाद जितना भी डॉक्टर सुई लगाता है किस रक्त नली में लगाता है, सिरा में। डॉक्टर सुई किस रक्त नली में लगाता है, सिरा में है। क्लियर हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। धमनी सिरा समझे, किस रक्त नली का संबंध धमनी सिरा दोनों से है, किसका, केस नली का, कैपिलरीज का। किस रक्त नली का संबंध धमनी सिरा दोनों से है, किसका। अब ध्यान दीजिए कि धमनी तो शुद्ध रक्त पूरा शरीर पहुंचा दिया ना। धमनी शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है, लेकिन सबसे व्यस्त अंग कौन है, हृदय को भी ना शुद्ध रक्त चाहिए। हृदय को धमनी शुद्ध रक्त नहीं पहुंचा पाता है। धमनी सभी अंगों को शुद्ध रक्त पहुंचाता है, लेकिन धमनी हृदय के दीवारों को शुद्ध रक्त नहीं पहुंचा पाता है। जबकि हृदय सबसे व्यस्त अंग है, शुद्ध रक्त की जरूरत उनको सबसे ज्यादा है।
तो हमारे शरीर में हृदय के दीवारों को शुद्ध रक्त पहुंचाने के लिए, और हृदय के दीवार का मतलब मांसपेशी, हृदय के मांसपेशियों को या कोशिकाओं को शुद्ध रक्त पहुंचाने के लिए और अशुद्ध रक्त को बाहर निकालने के लिए एक स्पेशल रक्त नली पाई जाती है, जिसका नाम है क्या? कोरोनरी वेसल्स। कोरोनरी वेसल्स, ठीक है। और कोरोनरी वेसल का संबंध केवल और केवल किससे है? तो हृदय के दीवारों को लगातार शुद्ध रक्त की आपूर्ति देने के लिए और उनसे अशुद्ध रक्त को बाहर निकालने के लिए एक स्पेशल रक्त नली बना हुआ है, और यह रक्त नली हृदय में ही उत्पन्न होती है और हृदय में ही समाप्त हो जाती है। इसको केवल हृदय में रक्त, शुद्ध रक्त को पहुंचा देना है और अशुद्ध रक्त को भी ग्रहण कर लेना है। अब शुद्ध रक्त कहाँ होता है? बायां नीले में। तो कोरोनरी वेसल्स बायां नीले में उत्पन्न होता है और दायां नीले पर घूम फिर कर आकर समाप्त हो जाता है। बायां नीले से ही शुद्ध रक्त पूरे शरीर जाता है ना, तो वहीं से शुद्ध रक्त हृदय में भी आता है। तो कोरोनरी वेसल्स बायां नीले में उत्पन्न होते हैं और घूम फिर कर आकर के अशुद्ध रक्त जहाँ रहता है दायां नीले में आकर क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। कोरोनरी वेसल्स हृदय के दीवारों को अतिरिक्त किसी को भी रक्त नहीं पहुंचाता है। इसका संबंध केवल और केवल किससे है? हृदय से। और एक और रक्त नली है जिसका नाम है पोर्टल वेसल्स। पोर्टल वेसल्स एक ऐसी रक्त नली है जिसका हृदय से कोई संबंध नहीं रहता। यह रक्त नली वास्तव में किसका भाग है? शिरा का भाग। किसका भाग है? शिरा का भाग है। और यह रक्त नली कहाँ उत्पन्न होती है? आहार नाल के विभिन्न हिस्सों में, ठीक है, आहार नाल के विभिन्न हिस्सों में। पोर्टल वेसल्स वास्तव में किसका हिस्सा है? शिरा का है, जो शिरा से अलग होकर के छूट जाता है, अर्थात हृदय से संबंध इसका टूट जाता है। तो पोर्टल वेसल्स हृदय तक नहीं पहुंचती है, अर्थात ये एक ऐसी रक्त नली है जिसको हृदय से कोई मतलब है ही नहीं। और यह रक्त नली आहार नाल के विभिन्न हिस्सों में उत्पन्न होती है और लीवर यानी यकृत पर आकर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और इसका काम होता है कि पचे हुए भोजन को सबसे पहले कहाँ लाना? आप बताए थे आपको कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में भोजन जब पूर्ण रूप से पच जाता है तो वह ब्लड में आ जाता है, और वह ब्लड सबसे पहले कहाँ आता है? पोर्टल वेसल्स के जरिए कहाँ आता है? लीवर। यानी पोर्टल वेसल्स का काम है कि छोटी आंत के अवशोषित भोजन को डायरेक्ट शरीर में नहीं फैलाना, पहले उसको कहाँ ले आना, ताकि लीवर चेक कर ले कि कोई गड़बड़ चीज तो भोजन में नहीं पच गया है या कोई जहरीला चीज तो नहीं आ गया है। तो पोर्टल वेसल्स की ये महत्ता है कि ये आहार नाल से पचे हुए भोजन को ब्लड में मिलाकर चेकिंग के लिए कहाँ लाता है, और यहीं पर इसका काम क्या हो जाता है। तो कुल 5 प्रकार की रक्त नली है, जिसमें मुख्य 2 ही है, धमनी और शिरा। मिलिए नेक्स्ट क्लास में।